गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने जो है क्लास को चार्ज पे छोड़ा था, मतलब चार्ज तक मैंने बता दिया था आपको कि चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें मैंने बता दी। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ चार्ज का फॉर्मूला। चार्ज जो है एक ऐसी प्रकार की भौतिक राशि है जिसके कारण, चार्ज के कारण ही कोई भी धातु अपने आप पे चुंबकीय या जो है वैद्युत इफेक्ट का प्रभाव, जो है वैद्युत प्रभाव क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है। ठीक है ना। अगर हम इसी को जो है डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटर ड्यू टू विच मेटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच due to it experience electric or magnetic effect। ये डेफिनेशन आवेश, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में भी लिख देता हूँ। आवेश किसी धातु की ऐसी प्रकृति होती है, ऐसी प्रॉपर्टी मतलब ऐसा गुण होता है, ऐसा गुण होता है जिसके कारण आवेश किसी धातु का ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह धातु वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है, प्रभाव का अनुभव करता है। अब आप सोचिएगा क्या लिख दिया हमने, है ना। कैसे याद करेंगे इसको, कैसे याद करेंगे। मैंने कहा चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू इट एक्सपीरियंस, ड्यू टू विच मैटर, ये इस जगह ड्यू टू विच मैटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज एक किसी मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या, कौन सी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मैं फिर से लिख देता हूँ, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। देखो, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच मैटर एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज किसी मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी मेटल अपने आसपास इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक प्रभाव को क्या करता है, महसूस करता है। इसका मतलब समझो, मैंने कल बताया था कि चार्ज से ही सारा पूरा आपका खेल शुरू होता है। मैंने बताया था कि चार्ज कितने प्रकार से डिवाइड किया। चार्ज तो होता था, आपके पास चार्ज आया, चार्ज कैसे आया मैंने बताया था, है ना। आगे भी बताएंगे चार्ज कैसे आएगा। हमने बताया था कि चार्ज अगर आ गया तो क्या होगा, या तो स्टैटिक होगा या तो डायनेमिक होगा। याद करिए, या तो स्टैटिक होगा या तो डायनेमिक होगा। जब स्टैटिक होगा तो कौन सी कंडीशन होगी, स्टैटिक मतलब रुका हुआ चार्ज होगा तो क्या कंडीशन होगी। चार्ज अगर चलता रहेगा तो क्या कंडीशन होगी, है ना। कल हमने बताया था, याद करिए, हमने कहा था चार्ज को दो कंडीशन में पढ़ना है। एक कंडीशन जब चार्ज रुका हुआ हो, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। फिर दूसरी कंडीशन जिस कंडीशन में जो चार्ज क्या हो, चल रहा हो, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक, है ना। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोडायनेमिक में क्या पढ़ना है, क्लियर, समझे। फिर हमने कहा था कि स्टैटिक होगा तो क्या होगा, अगर डायनेमिक होगा तो क्या होगा। कल हमने बताया था आपको कि अगर स्टैटिक होगा, रुका हुआ चार्ज होगा, तो क्या, कौन सा काम करेगा नियम, वहां पे कूलाम का नियम काम करेगा, है ना। किसका नियम काम करेगा, कूलाम का नियम काम करेगा अगर रुका चार्ज होगा। अगर चार्ज चलने लगेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। याद करिए, अगर चार्ज चल रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करिए,
प्रोड्यूस करेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी तो उसी से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, कौन सा गुण आता है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आता है। चार्ज था आपके पास, चार्ज रुका था अभी तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो केवल फोर्स लगा रहा है अपने चारों तरफ, रिपल्सन या अट्रैक्शन, कोई ना कोई फील्ड। अब ये चार्ज था, कोई ये चार्ज था, दूसरा हमने कोई चीज़ उठा लिया, ये चार्ज था आपके पास, ठीक है ना, दूसरा चार्ज आया होगा, तो इसके आसपास कोई ना कोई पहले तो फील्ड आई होगी, कोई ना कोई फील्ड आई होगी, है ना। दूसरा चार्ज आया होगा, इसका भी कोई ना कोई फील्ड रहा होगा। ये सब आप कक्षा 9 में पढ़ के आ गए हैं, कक्षा 9 में ही पढ़ा, कक्षा 10 में पढ़ा, जिसमें भी पढ़ा, कक्षा 10 में पढ़ा है ना। नजदीक लाइए, रिपल करता है, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जब ये कब था, जब एक स्टेशनरी कंडीशन में था, रुका हुआ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, लेकिन जैसे चलने लगेगा, ये चार्ज जैसे चलने लगेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। जैसे ही विद्युत धारा उत्पन्न होगी, विद्युत धारा से ही क्या होता है, विद्युत धारा से मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व उत्पन्न होगा। जब चुंबकत्व उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो ये सब किससे हुआ, केवल एक चीज से हुआ। किस चीज से पॉसिबल हुआ, ये केवल इलेक्ट्रिक चार्ज से पॉसिबल हुआ, ठीक है। तो मैं क्या कहा, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी मेटल या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या तो मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, महसूस करता है। तो ये सब इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट किसके कारण महसूस हुआ, अगर चार्ज ना होता तो हो पाता क्या, नहीं हो पाता। तो चार्ज एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्निहित गुण। किसका, मेटल का एक अंतर्निहित गुण है क्या, चार्ज को प्रोड्यूस कर सकता है। चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, हमने 3 बताया था आपको, याद करिए। प्रीवियस क्लास में मैंने 3 मेथड बताए थे। सबसे पहले बताया था कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन, पहला कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन, तीसरा कौन सा था, तीसरा था आपका रबिंग, जो आपने फ्रिक्शन से किया था, फ्रिक्शन से, है ना। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया था आपको, बाल रगड़ने वाला, याद करिए, ये सब हमने बताया है ना बेटा, ठीक है, ओके। इतना तो आपको समझ में आ गया, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आ गया। अब मैं बात करूं कि चार्ज होता कितना प्रकार का, चार्ज कितने प्रकार से होता है जी, चार्ज कितने प्रकार से होता है, काइंड ऑफ चार्ज, बोलिए। दूसरी हेडिंग इसी के नीचे डालेंगे, काइंड्स ऑफ चार्ज, काइंड्स ऑफ चार्ज कितना प्रकार से होता है जी, 2 प्रकार, जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, है ना, 2 प्रकार से होता है। क्लियर, कक्षा 10 में आप ये पढ़ के आए होंगे कि कहीं भी चार्ज देखा आपने, कहीं भी चार्ज रुका हुआ चार्ज हुआ तो उसमें क्या लगने लगेगा, कूलाम का फोर्स लगने लगता है ना, कूलाम का नियम लगने लगता है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं बेटा, जैसे यहाँ चार्ज कहीं पे आ गया तो इनका कोई ना कोई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, कोई ना कोई फील्ड आ जाएगा, तो उसके आसपास ये क्या करने लगेंगे, ये बल आरोपित करने लगेंगे, फोर्स जो है लगाने लगेंगे उस पर, है ना। जब फोर्स लगाने लगेंगे तो फोर्स कितने प्रकार का होता है आप जानते हो, क्या जानते हो, लाइक चार्ज, फोर्स 2 प्रकार से होते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में 2 प्रकार के, कौन से, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, आकर्षण, क्या हो गया, आकर्षण, रिपल्सन प्रतिकर्षण, आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा। आपने कक्षा 10 से ही पढ़ा है, लाइक चार्ज, रिपल, टू ईच अदर, रिपल ईच अदर। इसका मतलब लाइक चार्ज मतलब होता है समान चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव, समान होना चाहिए। लाइक समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, हम लोग प्रतिकर्षित करते हैं ना। अब दूसरा, ये तो हो गया जी, ये इसका बता दिया हमने, ये आपको बता दिया इसका,
रिपल्सन का, है ना। कब होगा रिपल्सन? जब लाइट होगा। लाइट का मतलब अगर नेगेटिव नेगेटिव आपस में आ गए तो क्या हो गया? रिपल्सन है। क्या पॉजिटिव पॉजिटिव बगल बगल आ गए तो क्या हो गया? रिपल्सन हो गया, है ना। लेकिन अट्रैक्शन कब होगा? डिफरेंट डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब भिन्न भिन्न चार्ज, भिन्न प्रकार के, भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। कोई समस्या नहीं। आपको पता चला कि चार्ज मैंने बताया कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी? मेटल की। चार्ज क्या होता है? अंतर्निहित प्रॉपर्टी होती है, अंतर्निहित गुण होता है किसका? मेटल मतलब धातु का, है ना। जिसके कारण या तो ये वैद्युत प्रभाव या तो चुंबकीय प्रभाव को क्या करता है? महसूस करता है ना। ये सब कहानी मैंने बता दी। फिर हमने बताया चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कैसे? पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कहाँ से आता है? कल की क्लास देखिए या तो आगे की क्लास देखिएगा, मैं आगे बताऊंगा कैसे चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है ना। क्लियर? ठीक है। फिर मैंने बताया कि लाइट अगर कोई भी दो स्टेशनरी मतलब रुका हुआ चार्ज है तो उसमें कौन सा नियम काम करता है? कूलाम का नियम काम करता है। चलता हुआ चार्ज में कभी कूलाम का नियम नहीं लगता। अगर दो चार्ज हैं, अगर दोनों में से दोनों चल रहे हैं चार्ज, तो उसमें कूलाम का नियम नहीं लगेगा। कम से कम एक चार्ज रुका हुआ होना चाहिए तभी उसमें कूलाम का नियम लगेगा। ठीक है ना। अभी पढ़ेंगे कूलाम के नियम की लिमिटेशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो हमने बताया कोई भी चार्ज है, सपोज करो रुका है स्टेशनरी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। स्टैटिक पढ़ रहे हैं, है ना। इसके अंतर्गत कितने लेसन पढ़ने हैं? 2 लेसन पढ़ने हैं। उसमें से पहला लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्ट किया हमने, है ना। ठीक है, हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, क्या किया है? रुका हुआ है तो उस पर क्या लगेगा? कूलाम का बल लगेगा। बल का मतलब क्या होता है? खींचना। मतलब क्या होता है? कोई ना कोई प्रभाव करता है। तो बल आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आकर्षित, एक आकर्षण बल, दूसरा होता है प्रतिकर्षण बल। मैं फिर से बोल देता हूँ, मैं फिर से वो बोले जो है मैं अगेन इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि कूलाम का फोर्स कब लगता है? कूलाम का बल कब लगता है? जब दो चार्ज हो और दोनों स्टेशनरी हो। दोनों में से कम एक तो स्टेशनरी होना ही चाहिए, मतलब एक रुका हुआ हो। ठीक, क्लियर। हमने कहा बल इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक आकर्षण बल, दूसरा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स, और प्रतिकर्षण बल को इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सन फोर्स। ठीक है, क्लियर। आकर्षण बल कहाँ लगता है और प्रतिकर्षण बल कहाँ लगता है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो हमने क्या इससे पहले आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, है ना। लाइक चार्जेस मतलब अगर प्लस प्लस हो गया तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, दूर भगाएंगे। ठीक है ना। माइनस माइनस हो गया तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, दूर भगाएंगे। ठीक है। लेकिन डिफरेंट चार्ज अगर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया तो अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। कब? जब ये दोनों डिफरेंट हो, एक प्लस एक माइनस। ठीक है ना। तो क्या होगा? रिपल्सन लगेगा। कोई समस्या? हमको लगता है यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ठीक है, इरेज करते हैं। एक चीज हमने लिखा था, चार्ज इज, लिखा था हमने अभी इधर, चार्ज इज इंट्रिंसिक। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब इंट्रिंसिक एक प्रकार से क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। एक प्रकार से कहते हैं, एक्चुअल फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल। ठीक है, कह सकते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टी एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है,
इसका मतलब कुछ लोग कहेंगे कि, कुछ लोग सोचेंगे कि चार्ज जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कैसे है ना। चार्ज को तो देखो, आप सोचिएगा चार्ज जो है अंतर्निहित प्रॉपर्टी कैसे है ना। तो मैं कहूंगा अगर अंतर्निहित प्रॉपर्टी नहीं है तो एक बात बताइए, आप ये सोचिएगा चार्ज तो जो है वो इलेक्ट्रॉन के जाने से या इलेक्ट्रॉन के आने से, इसी से चार्ज आता है। फिर मेरा प्रश्न होगा कि आप जरा एक चीज बताइए हमको कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कहाँ से आया है ना। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कहाँ से, आप ये कहिए कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के आने या इलेक्ट्रॉन के जाने से होता है, लेकिन फिर मेरा प्रश्न होगा कि एक बात बताइए आप कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कहाँ से आया, कहाँ से आया इलेक्ट्रॉन में चार्ज है ना। तो चार्ज क्या है, इसका आंसर होगा चार्ज जो है किसी भी मैटर की क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होती है क्या होती है, ये चार्ज होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन में निकलने से चार्ज आता जाता है वो तो पॉजिटिव नेगेटिव का मामला होता है, ठीक है ना। और कितना चार्ज आएगा कितना चार्ज आएगा वो क्लियर करते हैं, वो पता करते हैं। बाकी जो है ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के जाने से चार्ज आता, नहीं, चार्ज खुद एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कितना चार्ज आएगा ये पता चलता है, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ये पता चलता है इलेक्ट्रॉन के जाने आने से। ठीक है, ठीक है, ओके। देखो अगर हम सारी यूनिट बात करें, यूनिट की बात कर लेते चार्ज की, यूनिट ऑफ चार्ज, बोलिए कैसे क्या होगी यूनिट। आपने पढ़ा Q बराबर आई टी पढ़ा नहीं पढ़ा, या आपने पढ़ा है I बराबर क्यू आई टी, कब पढ़ा है, क्लास 10 में पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ा है। I इक्वल टू क्यू बाई टी है ना। तो इसका यूनिट क्या होगी, यूनिट Q की यूनिट क्या होती है, कूलाम बटे टी समय, मतलब सेकेंड। यूनिट क्या होगी, क्या होगी यूनिट, बोलो क्या होगी, बोले यूनिट क्या होगी, कूलाम प्रति समय, कूलाम प्रति सेकेंड। इसकी यूनिट हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। अब एक चीज हम देखते हैं, अगली हेडिंग, अगला चीज समझते हैं। अगला चीज हम समझते हैं कि चार्ज हमने कहा, इससे पहले हमने कहा कि जो है चार्ज जो होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसको हम क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं ना। तो आप कहिएगा सर हमने ये तो पढ़ा है कि मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन चार्ज को तो नहीं पढ़ा है ना। तो दोनों में चार्ज और मास में अंतर देख लेते हैं, क्या होता है चार्ज में और मास में क्या अंतर होती है और क्या सिमिलरिटीज होता है। ठीक है, तो एक तरफ लिखेंगे चार्ज, दूसरी तरफ लिखेंगे मास, चार्ज फिर मास, मास, चार्ज को लिखेंगे आवेश, मास को लिखेंगे क्या, द्रव्यमान। क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। मास को लिखेंगे द्रव्यमान। पहली कंडीशन क्या होगी, मतलब पहला सिमिलरिटी क्या होगी, बोलो। एक मिनट देख लें वीडियो बन रहा है कि नहीं। ठीक है, बंद। सबसे पहला है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये भी क्या है, और दूसरा क्या है, मास भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक, इंट्रिंसिक को लिख देते हैं अंतर्निहित, अंतर्निहित लिख लीजिएगा, अंतर्निहित। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है, अंतर्निहित, इंट्रिंसिक मतलब अंतर्निहित। ठीक है, अच्छा मैंने इसको बताया था कि जो है चार्ज भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज को भी मैंने फंडामेंटल कहा था, मास को भी फंडामेंटल, लेकिन ज्यादा फंडामेंटल कहा है ना, ज्यादा फंडामेंटल ये मास, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल। लेकिन हम इसको फंडामेंटल नहीं कह सकते, इसको फंडामेंटल नहीं कह सकते। ठीक है, इसको फंडामेंटल
कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। दूसरा चीज, चार्ज कितने प्रकार का होता है? ये तो सिमिलरिटी थी। अब डिफरेंस क्या है? चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है। चार्ज जो है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है मास। ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर कि मास जो है पॉजिटिव होता है, लेकिन एक कंडीशन होती है जहां पे हम लोग मास को नेगेटिव मानते हैं। वो कौन सी कंडीशन होती है? जब हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने जाते हैं। याद करिए क्लास 11 अगर पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा कि जब सेंटर ऑफ मास निकालने जाते हैं तो मास, सेंटर ऑफ मास में जो है मास को हम क्या मान लेते हैं? नेगेटिव मान लेते हैं। लेकिन वो एज्यूम किया जाता है, एक्चुअल में नहीं होता। ठीक है ना? मास पॉजिटिव और जो है चार्ज पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। अब देख ध्यान से, अगर हम विशेष प्रकार से ये कहें कि तो मास को ये कह सकते हैं कि ये जो है इस पे चार्जलेस होता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो पॉजिटिव का कोई बहुत बड़ा जोड़ नहीं होता है। ठीक है, समझाने के लिए मैंने लिख दिया। तीसरा कंडीशन, जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो इसमें जो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो इस पे दो प्रकार से बल काम कर सकते हैं। कौन से? आकर्षण और प्रतिकर्षण, है ना? ये तो आप जानते ही। तीसरा चीज, चार्ज CH। तीसरा चीज क्या है? देखो, चार्ज कैन नॉट वेरी विद स्पीड। हिंदी में भी लिख देते हैं स्पीड, हिंदी में भी लिख देते हैं। जो आपका आवेश है, आवेश जो है वो मास जो है स्पीड के साथ, मतलब स्पीड का मतलब चाल, आवेश चाल के सापेक्ष वैरी मतलब घटना बढ़ा के साथ घटता बढ़ता नहीं है, घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन मास स्पीड के साथ घटता बढ़ता है। लेकिन तीसरा कंडीशन, पहला, दूसरा, तीसरा, मास जो है वेरी विद स्पीड, विद स्पीड। इसका मतलब मास स्पीड के साथ, द्रव्यमान चाल के सापेक्ष, चाल के सापेक्ष मतलब चाल के साथ, है ना? चाल के साथ घट पर नहीं, केवल बढ़ सकता है। क्या होगा? अगर आप स्पीड बढ़ाइएगा, तो क्या होगा? मास आपका बढ़ेगा। द्रव्यमान चाल के साथ वैरी करता मतलब क्या होता है? परिवर्तित होता है, साथ परिवर्तित होता है। अब आप सोचिएगा सर कौन से फार्मूले के तहत ये वेरी करता है? फार्मूला ये होता है m इक्वल टू m नॉट बाई 1 माइनस v बाई c का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ठीक है, m इक्वल टू m नॉट रूट 1 माइनस v बाई c का होल स्क्वायर। इसमें देखो, इसको इरेज करते हैं, इतना लिख लो, फिर इसको इरेज करें, फिर आगे समझाएं, है ना? इसको लिख लीजिए इतना, फिर इरेज करें, आगे लिखवाएं। एक प्रॉपर्टी और लिखा लेते हैं, तीसरी, चौथी लिखाने के बाद फिर इसको समझा देंगे। ठीक है, इसको चौथी प्रॉपर्टी लिखाने के बाद इसको समझा देंगे। चौथी है चार्ज
कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट exist without मास, या इसको लिख सकते हैं चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है ना, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया बिना द्रव्यमान के आवेश एग्जिस्ट नहीं करता, आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इधर चार्ज जो है, मास जो है, मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हमने क्या बताया, हम ये कह सकते हैं कि कोई बॉडी है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, हमने कह दिया कि ये आपके पास बॉडी है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मास तो होगा कुछ ना उसका। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इस पर चार्ज है लेकिन इसका कोई मास नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक, अब इसको समझा देते हैं। इसको समझा देते हैं, है ना। चार्ज कैन नॉट वेरी विद स्पीड, मतलब चार्ज जो है स्पीड के साथ वेरी नहीं कर सकता। आप एक जानते हो कि कोई भी आइसोलेटेड एटम होता है, कोई भी आइसोलेटेड मतलब होता है कि एक विशेष प्रकार, है ना। जैसे मैंने ये कह दिया ये मेरी आइसोलेटेड पेन है, मतलब एक फिक्स पेन, फिक्स कहा जाए, है ना, फिक्स आइसोलेटेड एटम हो गया, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, ठीक है, आइसोलेटेड। आप समझिए एक आइसोलेटेड एटम पे नेट चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज होता है 0। क्या होता है? 0 होता है। तो क्या आपने देखा है कि ये चलेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन अगर ये चलने लगे तो इसमें से ऐसा कुछ नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए या इस पर कोई चार्ज हो जाए। लेकिन अगर मैं कहूँ मास के बारे में बात करूँ, क्या मास लिखो, m बराबर होता है m0 बाई √1 - b² / c²। m इक्वल टू m0, m नॉट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? m नॉट। जहां m नॉट का है, व्हाट इज m नॉट? m नॉट का मतलब होता है, सपोज करो मेरा इस समय मेरा जो नेट वेट है, मास जो है इस समय का मास क्या है, ये m क्या आएगा? जो वेरी करा हुआ मास आएगा, जो चलने की स्पीड के बाद आएगा मास, है ना। इसको क्या बोलेंगे? ये मतलब स्पीड के बाद का मास है, ये जो प्रेजेंट टाइम में मास है, ठीक है। फिर एक बात समझो, अगर इधर समझो, अगर ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे c तो कांस्टेंट है ना, c क्या है? कांस्टेंट है। बढ़ा क्या सकते हैं? क्या बढ़ा सकते हैं बताओ? हम बढ़ा सकते हैं स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर स्पीड को बढ़ा के हम सोचो क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ा के c के बराबर करते हैं। कितने के बराबर? स्पीड को बढ़ा करके हम c के बराबर करते हैं। हमने कहा कि अगर जो है इस फॉर्मूले में स्पीड को बढ़ा के c का आधा करते हैं, ठीक है। हमने जब कर दिया v इक्वल टू c/2 हो गया, रखो इसमें c/2 का वैल्यू रखो, तो हो जाएगा m इक्वल टू m नॉट बाई 1 - c, इसकी जगह में लिख दीजिए c/2 का होल स्क्वायर बाई c², है ना, इक्वल टू फिर m नॉट बाई 1 - ये हो जाएगा c² / 4 इंटू c² कैंसिल आउट, फिर आगे क्या हो जाएगा m नॉट बाई 1 - ये हो जाएगा 1/4, इसको आज सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा m नॉट बाई
3/4 हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा, ध्यान समझिए। आगे यहां से लेके आओ, यहां से लिख रहे हैं हम, इसको अगर सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा m0 बाई कितना √3/2, फिर ये अगले स्टेप में हो जाएगा 2/√3 m0, ये हो जाएगा। अब बताओ आप m इक्वल टू कितना आ गया, इधर देखिए, इधर यहाँ ध्यान से, m इक्वल टू आ गया 2/√3 m0। अब बताओ चीज हमको बताओ, यहां से आपको क्या लगा, आपको क्या लगा कि जो जो नया मास हो गया वो पुराने वाले मास के कितना 2/√3 गुने हो गया, है ना। बताओ ये वैल्यू बड़ी आएगी कि छोटी आएगी, कोई बताओ। जैसे हमने कहा m में 1 से गुणा कर दो तो 1 ही आ गया, m में 1.5 से गुणा 1.5 से गुणा कर दो तो 1.5 गुना हो गया ना। तो ये बताओ ये वैल्यू 2/√3 बड़ी आएगी कि छोटी आएगी, बड़ी आएगी। क्यों बड़ी आएगी, क्योंकि 2/1.732 इसकी वैल्यू लगभग 1.732 के आसपास होगी। तो बड़ी संख्या को अगर छोटी संख्या से भाग करोगे तो क्या आता है, क्या आता है बोलो। सपोज करो ये जो है लगभग 1 से तो बड़ा, 1 से तो बड़ी वैल्यू आएगी ना, समझ लो, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, मास बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, मास बढ़ गया। एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ, ये वाला नोट कर लो, एक एग्जांपल और बता देता हूँ। आपने कहा वेग जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा क्या हो जाएगा, मास वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। आप भी अगर बहुत तेज वेग से आप चलने लगिए, लगभग स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में कुछ हो जाए, है ना, तब आपका मास बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई भी बॉडी है अगर स्पीड बहुत तेज स्पीड से बढ़ेगी तो उसका मास बढ़ जाएगा। दूसरा मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल और। आपने कह दिया पहला कंडीशन ले लिया, दूसरी कंडीशन में आप सोचिए कि अगर हम करते हैं c इक्वल टू लिखते हैं, सॉरी v इक्वल को v बराबर क्या ले लें, c ले लें। हमने कहा कि आपने इतना तेज कर दिया, कितना तेज कर दिया, इतना तेज कर दिया, आपने स्पीड इतनी तेज कर दी कि वो c के बराबर हो गई। तो सोचो m इक्वल टू m0/√1 माइनस b की जगह पे c लिख दो, c² कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से इक्वल टू हो गया m0/√1 माइनस कितना आ गया, 1 आ गया, बोलो 0, बोलो कितना है, मतलब काउंट नहीं कर पाइएगा, इन्फिनिटिव आएगा, ठीक ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ लो। मतलब क्या, इससे आपको क्या देखने को मिला, इससे आपको ये देखने को मिला कि जो है मास अगर स्पीड बढ़ाइएगा तो क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है। अब मास बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा। इसीलिए क्या होता है, एग्जाम्पल बता दूं आपको कि थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ाइएगा ना, थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ाइएगा, थोड़ा सा, तब भी आपका मास तो बढ़ ही जाएगा। अगर आप दौड़ने लगे तो आपका कुछ ना कुछ तो मास बढ़ ही जाता है, कुछ ना कुछ मास आपका बढ़ जाता है पक्का, ठीक है, क्लियर। अब आपने क्या देखिए, आपका वेट का क्या मामला होता है, मास से आपने पढ़ा है W इक्वल टू mg, यही तो पढ़ा है ना। देखो m g का लगभग 10 वैल्यू होता है, अगर आपका थोड़ा सा भी मास बढ़ता है तो उसका 10 गुना आपका वेट बढ़ जाता है, समझ रहे ये मामला होता है ना। इसका एक एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे क्या होता है, ये ऐसे किसी को मारो तो नहीं चोट लगती, लेकिन अगर किसी को बहा के मारो, फेंक के मारो तो क्या मामला होता है, तो चोट ज्यादा लगती है ना, क्योंकि एक तो स्पीड दे दी आपने उसमें, जब स्पीड दे दी तो उसका मास बढ़ गया, जब मास बढ़ गया होगा तो वेट बढ़ गया होगा, वेट बढ़ गया होगा तो उसका क्या हो गया, इंपैक्ट ज्यादा हो गया होगा, है ना, समझ लो ये मामला होता है। यहां तक पढ़िएगा, इतना रिवाइज करिएगा, बाकी का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।